सहदेव जी एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण वे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण केवल कुछ ही रुपये पैसों से ही किया करते। सुबह को उनकी पत्नी उनके लिए टिफिन बनाकर दे देती और वे वही टिफिन लेकर शाम तक सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल मरम्मत करने का काम करते। इनसे जो कमाई होता उसी से वो अपने परिवार का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई और दवाइयों का खर्चा किसी तरह निकाल लेते। फटे हुए कुर्ते पजामे पहनकर सुबह से ही वो अपने काम पर सड़क के किनारे बैठ जाते और दिन भर लोगों के जूते चप्पल मरम्मत करके पसीने बहाकर घर वापस लौटते। बेटा निखिल को उन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया ताकि कम से कम उनके बेटे को एक अच्छी जिंदगी प्राप्त हो सके। निखिल भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा ताकि वो गरीबी हालत से निजात पा सके। उसकी माँ उसे हमेशा कहती, बेटा तेरे बाबूजी इतनी मेहनत से तुझे पढ़ा रहे हैं, तो उनका मेहनत और परिश्रम कभी मत भूलना। वो खुद फटे पुराने वस्त्र पहनकर दूसरों के जूते चप्पल मरम्मत करते हैं, पर कभी भी उन्होंने अपने इस काम को छोटा नहीं समझा। उनका काम ही उनका जीवन है, वे उसे पूजा करते हैं। निखिल भी अपनी माँ के इस बात से बहुत प्रेरित होता और वो और भी ज्यादा पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता। उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके इसलिए सहदेव जी ने उसे कभी भी अपने काम में उसकी सहायता नहीं ली और उसे केवल पढ़ाई लिखाई में ही झोंक कर रखा। धीरे धीरे निखिल अब बड़ा होता चला गया और उसके 12वीं की परीक्षा नजदीक आ गई। वो अब और भी ज्यादा मन चित लगाकर पढ़ाई करने लगा। उसके इम्तिहान में वो अपनी पूरी मेहनत करके परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया। जब वो यह खबर अपने मम्मी पापा और दादाजी को सुनाया तब वे बहुत खुश हुए और वे निखिल को शहर में कॉलेज की पढ़ाई करने का किसी तरह बंदोबस्त कर दिए। अब वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर चला गया और वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर के ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब सुनिश्चित कर लिया। और इधर उसके पिताजी अभी भी गांव में दूसरों के जूते चप्पल मरम्मत करने के काम करके अपना गुजर बसर करने लगे। अब निखिल बहुत अच्छी खासी सैलरी कमाने लगा था। चूँकि गांव शहर के नजदीक था इसलिए निखिल गांव से शहर नौकरी के लिए जाया करता था, पर धीरे धीरे उसमें अब शहर का नशा चढ़ने लगा। तो वो जब भी गांव आता तो अपने पापा से कहता, बाबूजी मैं तो अब 5 लाख महीने का कमाता हूँ, तो आपको अब जूते मरम्मत करने के काम करने की क्या ज़रूरत है। आपके इस काम के वजह से मेरा स्टेटस खराब हो रहा है और इसलिए मैंने शहर में ही एक फ्लैट खरीद लिया है और वहीं रहने की सोच रहा हूँ। इस पर सहदेव जी कहते, बेटा मैं अकेले घर में बैठकर वैसे भी क्या करूँगा। मैंने वही काम करके तुझे आज इस लायक बनाया कि तू महीने के 5 लाख कमा सके। मुझे और तेरी माँ को इतने रुपए की जरूरत भी नहीं है, हम तो अपना गुजारा कुछ रुपयों में ही कर सकते हैं। मैं मेरे काम को ही भगवान मानता हूँ। मेरा काम मेरे लिए पूजनीय है और इसलिए मैं यह कभी नहीं छोड़ूंगा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम तो काम ही होता है। आज तू बड़ा अफसर बन गया है इसलिए तेरे मुंह से ये सब बातें निकल रही है। जब तू छोटा था तब मैं यही काम करके परिवार का भरण पोषण किया करता था। आज मेरी उम्र हो चली है पर मुझ में अभी भी उतनी ताकत है कि मैं अपना और अपनी धर्मपत्नी का खर्चा अच्छी तरह से चला सकूं। तेरे पसीने की कमाई से हमारा घर खर्चा नहीं चलता है बेटा। आज तक मैंने कभी किसी के पास हाथ नहीं फैलाया। पहले जब मैं थोड़े पैसे से घर चला लेता था तो अब भी मैं थोड़े पैसे से घर चलाने की क्षमता रखता हूँ। अगर तुम्हें हमारे साथ रहने में शर्म आती है तो तुम शौक से यहाँ से जा सकते हो, हम तुम्हें इसके लिए नहीं रोकेंगे। दादाजी अपने पोते और बेटे की बात सुनते जा रहे थे। पोते की बात सुनकर वे हैरान हो उठे और सोचने लगे कि मेरे पोते में कैसे बदलाव आ गए हैं। उसे तो शहर में हमने पढ़ने के लिए भेजा था पर वह तो अब अपनी सैलरी का घमंड अपने बाबूजी को ही दिखाने लगा। ये जरूर उसके शहर में रहने वाले दोस्तों के प्रभाव में हुआ है। बचपन में उसकी परवरिश ऐसी नहीं हुई कि वो ये सब बातें कर सके। रात को खाना खाते समय दादाजी ने निखिल को समझाया, देखो बेटा तुम्हारे बाबूजी इस उम्र में भी इतनी क्षमता रखते हैं कि वो अपना गुजर बसर खुद कमाकर कर सकें, पर तुम्हारे यहाँ से चले जाना सिर्फ यह कहकर कि तुम्हारे पिताजी के काम से तुम्हारा स्टेटस खराब हो जाता है, यह ठीक नहीं है।
तुम्हें तो यह सोचना चाहिए और गर्व से सबको बताना चाहिए कि कड़ी मेहनत और अपने बलबूते पर तुम्हारे बाबूजी ने कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानी और तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। आज जो कुछ भी तुम हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाबूजी के लिए ही हो। अगर बाबूजी ने तुम्हें अपना त्याग और समर्पण ना किया होता तो तुम आज इतने बड़े कंपनी में काम ना कर रहे होते। दादाजी, आप पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं। आप ये सब बातें अभी नहीं समझ सकेंगे। कल सुबह ही मैं शहर के फ्लैट में परमानेंटली चला जाऊंगा। सुबह हुई और निखिल अपना सामान बांधकर निकल गया। निकलते समय उसने बाबूजी के आशीर्वाद लेना भी जरूरी नहीं समझा। दादाजी को यह दुख तो हो रहा था कि पोते के चले जाने से सहदेव जी मानसिक तरह से टूट जाएंगे और उन्हें अब संभालने के लिए उनके पत्नी के अलावा और कोई नहीं रहेगा। पर उनसे जितना हो सकता था उन्होंने उसे समझाया। कहते हैं कि समय का कोई ठीक नहीं है, कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता और ऐसा ही कुछ हुआ निखिल के साथ भी। बाजार में आई मंदी के कारण उसकी कंपनी घाटे में चली गई और धीरे धीरे वह कंपनी अपने कर्मचारियों की छटनी करने लगा और उसमें एक दिन निखिल का भी बारी आ गया। अब निखिल के मुश्किलों की दौर शुरू हो गई। वह फ्लैट के किस्तें भरने में अब सक्षम नहीं था। उसके पास पैसे भी खत्म होने को आए थे। अब शायद उसे अपनी सफलता का अहंकार चूर हो गया था। उसमें उतनी हिम्मत ना हुई कि वो अपने बाबूजी के पास घर वापस आ जाए, इसलिए वह दर दर भटक कर काम मांगता फिर रहा था। एक दिन उसे एक कंपनी ने इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस में बुलाया। दोपहर के लगभग 1 बजे निखिल इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस को निकल गया, पर उसके सामने एक मुश्किल आ खड़ी हुई। बस से उतरते समय उसके पैर फिसल जाने से उसके जूते के सोल अलग हो गए थे, तो वह अभी चल नहीं पा रहा था। मई जून की गर्मी के कारण जमीन इतनी गर्म थी कि उसके पैर अब बिना जूते के जलने लगे थे। वह अब सोच में पड़ गया कि अब इंटरव्यू देने के लिए वह कैसे जाए। उसके पास न तो कोई नए जूते थे और न ही कोई अगल बगल जूते मरम्मत करने वाला उसे दिख रहा था। वह अनमने ढंग से पैदल चलता हुआ ऑफिस के गेट के सामने आ पहुंचा। तभी उसे सड़क के किनारे एक छतरी के नीचे जूते मरम्मत करने वाला दिख गया। उसे देखकर निखिल को जान में जान आई और वह तुरंत वहां जाकर अपना जूता ठीक करा लिया। पैसे देते वक्त उस जूते मरम्मत करने वाले के चेहरे को देखकर निखिल को अपने बाबूजी की याद आ गई और उसे एहसास हो गया कि न जाने बाबूजी ने भी कितने लोगों की इस तरह से मदद की होगी। अगर आज उसके जूते की मरम्मत न हुई होती तो वह इंटरव्यू देने न जा सकता। इतना सोचते ही उसका मन भर आया और आंखों से आंसू बह निकले। उसे अब समझ में आ गया कि हर काम की अहमियत अपनी जगह है। कोई काम को हमें छोटा या बड़ा करके नहीं देखना चाहिए। उस इंटरव्यू में उसे सिलेक्ट कर लिया गया। उसने दूसरे दिन ही अपने गांव जाकर बाबूजी से माफ़ी मांगी और कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपका तिरस्कार नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आगे से चलकर मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। सहदेव जी अपने बेटे को अब गले से लगा लिए और भरे दिल से बोले, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। दादाजी ये सारी बातें बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने निखिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब से तुम सबको गर्व से बताना कि किस तरह से तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें एक अच्छे परवरिश देकर सफल इंसान बनाया है। दादाजी की बात सुनकर निखिल उनके गले लग गया और खुशी से सभी लोग एक साथ फिर से रहने लगे। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।